स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी। तो देखिए चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसका की नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन। इसके अंदर हम संसाधनों के विषय में पढ़ रहे हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन है। कल की क्लास में हमने भूमि के बारे में जाना, उसके बाद हमने मृदा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में, उसके अलावा जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें क्या हैं? संसाधन है। तो चलिए जल से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है, जिसे कि भूपृष्ठ कहा जाता है, तो भूपृष्ठ के देखिए 70% भाग पर जल है और उसके अलावा बात की जाए अगर भूमि की तो 30% भूमि थी। कल हमने भूमि के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो देखिए ये लगभग में आंकड़े हैं, ठीक है। 70-71% आप कह सकते हैं कि इतने सरफेस पर, अर्थ के भूपृष्ठ पर पानी पाया जाएगा। तो देखिए पढ़ेंगे जल के बारे में। पिछली क्लासेज में भी हमने पढ़ा था जल मंडल के विषय में। वहां भी मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर टोटल कितना स्थान जल से भरा हुआ है। उसके अलावा अलवणीय जल के बारे में भी जाना था, लवणीय जल क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज देखिए हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जल को लेते हैं। जल क्या है? हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। और किस प्रकार का संसाधन है ये देखिए, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिसका जो भंडार है असीमित है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो जल अपने आप में किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। नवीकरणीय ये चीज याद रखनी है, नवीकरणीय संसाधन है। और अगर बात करें नवीकरणीय संसाधन है, और देखिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है। कोई भी चीज इसकी भरपाई को पूरा नहीं कर सकती। देखिए जब जल की आवश्यकता होती है तो उस चीज की पूर्ति केवल जल ही कर सकता है, अन्य किसी भी चीज के द्वारा जल की पूर्ति नहीं की जा सकती। ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही बहुमूल्य, एक प्रकृति का वरदान है, गिफ्ट है, जिसे कि हम नवीकरणीय संसाधन कह रहे हैं जल के विषय में। तो कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जो हमारी पृथ्वी है उसके 3/4 भाग पर, 3/4 भाग पर क्या है? जल पाया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो बचा हुआ 1/4 भाग है, यहां क्या है? भूमि है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि लगभग 71% भूभाग पर क्या है? 71% भाग पर, भूपृष्ठ पर जल पाया जाएगा। अब ये जल जो है ये देखिए 2 प्रकार का हो सकता है। लवणीय जल हो सकता है या फिर अलवणीय जल हो सकता है। लवणीय का मतलब यह है कि पानी के अंदर नमक की कितनी मात्रा है, यह चीज दर्शाएगी कि पानी जो है लवणीय है या अलवणीय है। अब जो लवणीय जल होगा, जैसे कि महासागरों का जल, इसमें क्या है? नमक की मात्रा पाई जाएगी, जिसकी वजह से ये लवणीय जल हो जाता है और हमारे उपयोग का ये नहीं है। तो हमारे काम में कौन सा जल आएगा? अलवणीय जल आएगा, जिसके अंदर की लवण की मात्रा ना हो। तो अगर हम देखना चाहें कि पृथ्वी पर जो पानी पाया जा रहा है, 71% भाग पर जो पानी है, तो उसमें अगर हम विभाजन करें लवणीय और अलवणीय जल का, तो वो किस किस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अलवणीय जल की। तो अलवणीय जल की अगर बात करें तो देखिए जो हमारे महासागर हैं, जो हमारे महासागर है, इनके अंदर कितना जल है? 97.3% जल है इनके अंदर। कितना हो गया? 97.3% जल जो है ये हमारे महासागरों में पाया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो लवणीय जल है वो कहां कहां हो सकता है? आपने पढ़ा होगा खारे पानी की झील। तो इसके अलावा खारे पानी की जो झील होगी वहां पर हमें मिलेगा लवणीय जल। ये कौन सा है? लवणीय बोलेंगे। महासागरों का लवणीय है क्योंकि इसके अंदर नमक की मात्रा है। तो अगर झीलों की बात करें, झील कौन सी? जो खारी है, खारे पानी की झीलें हैं। तो इनके अंदर अगर बात की जाए तो देखिए बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि 0.009% ये क्या पाया जाएगा? यहां पर खारा पानी होगा। ये हमारे उपयोग का पानी नहीं है। ये हमने पढ़ा लवणीय जल के बारे में। अब हम देखेंगे अलवणीय जल का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। तो देखिए
सर्वाधिक मात्रा में बर्फ के रूप में अगर आप देखेंगे कि बर्फ के रूप में जो जमा हुआ जल है ये किस प्रकार का जल होगा, ये अलवणीय जल होगा, मीठा जल होगा। और सबसे ज्यादा प्रतिशत भी इसका है, कितना है, 2.0%। ठीक है। उसके अलावा जो भूमिगत जल है जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है सतह के नीचे, तो ये इसको क्या बोलेंगे, भूमिगत जल बोलेंगे। और अगर भूमिगत जल की बात की जाए तो ये भी काफी कम मात्रा में है। ठीक है, 0.068 इतना परसेंट है ये, कितना, 0.68% क्या है, भूमिगत जल है। उसके बाद अगर हम बात करें जो झीलें होती हैं, मीठे पानी की झील है, उसके अंदर पानी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो यहां पर झील लेंगे, झील कौन सी, मीठी झील की बात हो रही है, मीठे पानी की झील की। तो यहां पर देखिए 0.009% क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा। उसके अलावा जल देखिए हमारी प्रकृति में 3 स्वरूपों के अंदर विद्यमान है। अभी आपने देखा कि बर्फ के रूप में भी विद्यमान है, ठीक है, ठोस रूप के अंदर। उसके बाद जैसे बात हो रही है भूमिगत जल की या फिर झीलें, नदियां वगैरह, इन सब में क्या है, तरल रूप के अंदर पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में है। उसके अलावा वायुमंडल के अंदर भी मौजूद होगा, गैसीय फॉर्म में, जिसका कि देखिए जल वाष्प बोलेंगे उसको, ठीक है, जल वाष्प के रूप में भी प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने देखा झील, उसके अलावा देखिए अभी मैंने बताया कि वायुमंडल में मिलेगा जल वाष्प के रूप में, गैसीय रूप में, और ये कितना है देखिए 0.0019% इतना मिलेगा वायुमंडल में, जल वाष्प की फॉर्म के अंदर मिलेगा। इसके बाद देखिए अगर बात करें जो नदियां हैं, हमारी नदियां हैं जो कि ग्लेशियर से निकलती है, तो नदियों की बात की जाए तो यहां पर बहुत ही कम मात्रा, कितनी, 0.0001% इतना मिलेगा आपको ये अलवणीय जल। तो टोटल ये अलवणीय जल हो गया। तो देखिए अगर इनको हम जोड़ेंगे तो मीठे पानी की अगर बात की जाए तो बर्फ से लेकर नदी तक ये लगभग देखिए 2.5% तक होगा। ठीक है, 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप मानिए कि ये कितना है, 2.5%। ये 2.5% है, और ऊपर का आप मानिए कि ये कितना है, 97.5%। तो यहां पर देखिए जो लवणीय जल है उसकी मात्रा काफी अधिक है, 97.5%। और ऐसा पानी अलवणीय जल जिसके अंदर नमक की मात्रा नहीं है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो ये केवल 2.5% है। और 2.5% के अंदर भी देखिए जो बड़ा हिस्सा है, इनके सबके टोटल का लगभग 70% आप देखेंगे, लगभग 70% आप देखेंगे तो बर्फ के रूप में है। अब बर्फ के रूप में है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से कि ध्रुवीय प्रदेश हैं, हिम नदियां हैं, उनके रूप में ये जमा हुआ है। उसके बाद देखिए भूमिगत जल है, ये मीठे पानी की झीलें हो गई। वायुमंडल वाला भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब वर्षा होगी तो उसके जल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नदियां हैं, यानी कि केवल हमारे लिए 1% जल ही ऐसा है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी का देखिए बर्फ वगैरह के रूप में है। तो बर्फ के रूप में अगर बात की जाए, अलवणीय जल देखिए बर्फ के रूप में मैंने आपको कितना बताया, बर्फ के रूप में है देखिए टोटल 70%। इस सबके टोटल का जो 70% है वो बर्फ के रूप में विद्यमान है। और कैसे है, जैसे कि देखिए बर्फ के रूप में हो गया या फिर ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर के रूप में ये विद्यमान है। तो कहां कहां पर हो सकता है इस प्रकार का, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड है, उसके अलावा बड़े बड़े पर्वतों की चोटियां जैसे कि माउंट एवरेस्ट है या जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो ऊंची चोटियां हैं ये साल भर बर्फ से आच्छादित रहती है और यहां पर ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या है, जो अलवणीय जल है वो बर्फ के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या क्या बताया, जैसे कि देखिए अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड हो गया, इसके अलावा पर्वतों की ऊंची चोटी, पर्वत चोटियों पर क्या है, बर्फ के रूप में ये जल पाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इस्तेमाल के लिए जो पानी है वो बेहद कम है। तो इसलिए क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुमूल्य संसाधन है, इसका इस्तेमाल हम लोगों को सोच समझ कर करना चाहिए। जल है तो कल है, जल की बर्बादी किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है कि देखिए
एक चीज और देखिए कि जल की जो मात्रा है, अगर मात्रा की बात करें जल की, तो ये क्या है, बिल्कुल स्थिर है, ना तो ये कम होती है ना ही अधिक होती है। जल की मात्रा हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जो जल पाया जाता है उसकी मात्रा फिक्स है, ये कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी ज्यादा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो पीने योग्य पानी है, जो कि अलवणीय जल है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भाई दूषित कर रहे हैं और अनावश्यक कार्यों के अंदर इसका फिजूल में खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जल की कमी होती जा रही है और इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बताया कि इसकी जो मात्रा है वो ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है, ये मात्रा स्थिर है, जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो फिर कौन से कारण हैं कि जल की कमी हो रही है? कमी के कारणों की अगर बात की जाए तो कमी के कारण हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कारण है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल को दूषित करना क्या है, एक सबसे बड़ा कारण है। तो क्या हुआ, प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से देखेंगे कि आप भाई कहीं पर देखिए जो नहर नाले हैं शहरों के बाहर, आप लोग उसमें देखेंगे तो दुनिया भर की प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, इस प्रकार के ना जाने कितने ऐसी चीजें मिलेगी जिसकी वजह से पूरे का पूरा जल खराब हो जाता है। यहां तक कि देखिए जो सीवरेज की पाइप है, ये सब चीजें भी क्या की जाती है, नदियों के अंदर खुली छोड़ दी जाती है, नहरों के अंदर छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से ये जल दूषित हो जाता है। और ये इसकी देखिए कमी का एक प्रमुख कारण है प्रदूषण। उसके बाद बात करें तो देखिए दूसरा कारण है जनसंख्या। तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है उससे क्या हो रहा है कि जल की जो कमी है वो हम लोगों को अब फील होने लगी है। हमारे यूज के लिए जो जल बचा है वो बहुत ही कम बचा है। इसके अलावा देखिए अन्य कौन से कारण है कमी की बात करें तो जो परंपरागत जो सोर्स थे ये देखिए धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। परंपरागत सोर्स कैसे, जैसे कि आप देखेंगे कुछ टाइम पहले तो कुएं हुआ करते थे, कुएं, बावड़ियां, तालाब, इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी। तो क्या, जैसे कि वर्षा हुई, इसकी वजह से क्या होता था कि उनके अंदर पानी भर जाता था और जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका रिचार्ज हो जाता था, उसका जो स्तर था वो बना रहता था। लेकिन आजकल क्या है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, हर जगह पक्की होती चली जा रही है, खाली जमीन कहीं भी नहीं है। कल हमने भूमि के चैप्टर में पढ़ा था तो ये चीज हमने अच्छी तरह से समझी थी कि जो खाली जमीन है ये किसमें मदद करती है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर मदद करती है। लेकिन ये अब खाली जमीनें भी नहीं रही, उसके अलावा जो परंपरागत सोर्स थे ये भी धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। ये भी एक कारण है कि पानी की कमी अभी हो रही है। उसके अलावा देखिए लोगों का जो ये जनसंख्या है, इनका क्या है, जो जीवन का स्तर है वो काफी उच्च है। जीवन स्तर का उच्च होना, जीवन स्तर उच्च होना यानी कि अब देखिए लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफी ऊंचा है, काफी लोगों के पास पैसा वैसा है। तो इससे क्या कर रहे हैं लोग, देखिए जब पानी की जरूरत होती है, आप लोग देखेंगे कि नहाने के लिए जैसे हम शावर का उपयोग करते हैं तो उसके नीचे भाई खड़े रहते हैं आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, पानी ऐसे ही बह जाता है। इस चीज का पता नहीं उन लोगों को कि ना जाने कितनी ही बाल्टियां वो फिजूल में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि ये काम थोड़ी सी देर में भी हो सकता है। उसके अलावा देखिए उच्च जीवन में क्या है कि बाथरूमों के अंदर बड़े बड़े बाथ टब लगा दिए जाते हैं, इसके अंदर काफी मात्रा में पानी डाला जाता है, लोग उसके अंदर काफी देर तक नहाते रहते हैं। उसके बाद नया कोई नहाएगा तो उस पानी को बेकार में फिजूल कर दिया जाता है, उसके बाद नया आदमी नहाएगा। तो इस प्रकार से जो लोगों का उच्च जीवन स्तर है, इससे भी पानी की काफी बर्बादी हो रही है। अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है, उनका खाना बनाना है, लोग पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, इन सब कामों से क्या है कि जो हमारा अच्छा पानी है, जो कि हमारे उपयोग का है, वो दिन प्रतिदिन व्यर्थ होता जा रहा है, उसको हम बेकार कर रहे हैं। कोई इस चीज पर कंट्रोल नहीं करता। इसकी वजह से ये देखिए जल का स्तर रोज कम होता चला जा रहा है। उसके अलावा देखिए अगर हम संरक्षण की बात करें कि भाई जल का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि ये जो प्रदूषण है इसको कंट्रोल करना होगा। जो पोल्यूशन है, प्रदूषण को कंट्रोल करना होगा, ताकि देखिए शहरों से निकली हुई सीवरेज की पाइप जिस प्रकार से नदियों में डाली जा रही है,
तो ये चीजें नदियों में मिक्स ना हो, या फिर कहीं पर खुला क्षेत्र है पानी का उसके अंदर भी नहीं जानी चाहिए। उसके अलावा देखेंगे कि हम जो भी कूड़ा कचरा करते हैं तो वो पानी के समीप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रदूषण रुकेगा तो वो जो पानी है वो किसी भी कार्य में आ सकता है, उसको जानवर उपयोग में ले सकते हैं, इंसान भी उपयोग में ले सकते हैं। तो प्रदूषण को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। उसके अलावा देखिए अन्य तरीके भी बताए गए हैं, जैसे कि पानी के अगर उपयोग की बात करें तो देखिए घर में सुबह नहाने से लेकर भाई खाना बनाना है, उसके अलावा बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। अब लोग फिजूल खर्ची में पाइप लेकर अपनी गाड़ी धोते हैं, रोज बाइक धोते हैं, रोज का काम होता है, रोज प्रतिदिन धोते हैं, जिसकी वजह से जो जल है उसकी कमी आती चली जा रही है। तो हमें क्या करना होगा? इसके अलावा देखिए जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग है, इनके अंदर भी बड़ी मात्रा में पानी खराब किया जाता है। तो भारत जैसा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के लिए जो प्रमुख आवश्यकता है, अगर कृषि संभव होगी तो किससे होगी? सिर्फ और सिर्फ पानी से, जल से। तो कृषि के क्षेत्र में भी हम लोग देखेंगे कि पानी की बचत करनी चाहिए। इसके भी काफी मेथड्स हैं जो कि देखिए इस प्रकार से, एक तो अगर भाई सिंचाई करनी है, खेतों में अगर सिंचाई करनी है तो देखिए किस किस प्रकार की चीजें हम इस्तेमाल में लेंगे। एक तो है जैसे स्प्रिंकलर्स, इसका मतलब है जैसे कि फुहारे के द्वारा क्या किया जाएगा? खेतों की सिंचाई की जाएगी। यूं नहीं है कि ट्यूबवेल चलाई और पानी ऐसे ही छोड़ दिया। यहां पर क्या करेंगे? फुहारे का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी बहुत कम मात्रा में पौधों तक पहुंचेगा, और जितना पहुंचेगा वो सबका सब प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे फुहारा पद्धति से अगर हम लोग सिंचाई करते हैं कृषि के लिए तो ये बेहद फायदेमंद है। जल संरक्षण का कार्य भी इससे अच्छी तरह से हो सकता है। उसके अलावा देखिए एक ड्रिप इरिगेशन होता है। ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप माध्यम से सिंचाई। इसमें क्या होगा कि देखिए खेत के अंदर यानी कि एक पतली सी पाइप डाल दी जाती है जो कि हर एक पौधे से होती हुई गुजरेगी। उसके अंदर पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं जहां पर कि प्लांट की जड़ होगी। तो यहां पर क्या है कि बूंद बूंद करके वो जल वहां पर रिश्ता रहेगा प्लांट की जड़ के पास में। तो इससे क्या होगा कि देखिए पानी वहां पर फिजूल में इकट्ठा नहीं होगा। अगर इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि इवोपरेशन के माध्यम से, सूर्य की विकिरण जब गिरेगी तो इवोपरेशन से क्या होगा? वो वेपराइज हो जाएगा। लेकिन ड्रिप माध्यम से अगर सिंचाई करेंगे तो पानी इतना ही लगेगा जितने की प्लांट को आवश्यकता होगी। इससे क्या होगा? फिजूल खर्ची के अंदर पानी खराब नहीं होगा। उसके अलावा देखिए और क्या करना होगा? सबसे जो महत्वपूर्ण कदम है हमें लगाने होंगे वन। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज्यादा यहां पर वर्षा होगी, उतना ही पानी हमें मिलेगा, अलवणीय जल, स्वच्छ जल हमें मिलेगा। इसके अलावा देखिए अगर प्लांट्स की बात की जाए तो भूमि वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या करके रखेंगे भाई, पानी को भी रोक कर रखने का काम करते हैं एक जगह पर, जिससे क्या है भूमिगत जो जल का स्तर है इसमें भी बढ़ोतरी होगी। ज्यादा पेड़ रहेंगे, ज्यादा बारिश होगी, वहां पर ज्यादा पानी रुकेगा, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज होने की भी चांसेस बढ़ेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था कि जल की जो मात्रा है जो जैसे है वैसे की वैसी बनी रहती है, इसकी मात्रा स्थिर है। तो देखिए पिछली वीडियो के अंदर भी, जो पिछली क्लास 6 की वीडियो थी उसके अंदर जब हमने जल चक्कर के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जल, देखिए जैसे कि ये महासागर है, यहां पर ये महासागर के धरातल है, आप देखेंगे कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं पर पानी की झीलें हैं और कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो क्या होगा कि जो समुद्री सतह है यहां पर इवोपरेशन होगा, जब सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेगी तो इवोपरेशन होगा। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठेगा, धीरे धीरे जब वो ठंडा होगा जल वाष्प तो क्या होगा कि बादलों का निर्माण होगा, कंडेंसेशन होगा, बूंदों का निर्माण होगा और उससे क्या बनेगा? एक बादल बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से सूर्य की विकिरण जब इस पे गिरेगी पानी के ऊपर तो वाटर जो है वो वेपराइज होना प्रारंभ हुआ, ऊपर गया जल वाष्प के रूप में, बाद में ये ठंडा हुआ तो इस प्रकार से कंडेंसेशन हुआ, पानी की बूंदों ने मिलकर एक बड़े बादल का निर्माण किया। अब ये बादल क्या है? हवा के माध्यम से गति करते हुए कहीं भी जा सकते हैं, पठारी क्षेत्र के ऊपर भी, पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर भी,
पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर आते हैं तो हिमपात के रूप में जैसे कि यहां पर वर्षा होगी, काफी स्नोफॉल हुआ, यहां पर पर्वतों की चोटियों पर बर्फ जम गई। अगर पठारी क्षेत्रों पर वर्षा करते हैं तो इस प्रकार से वर्षा यहां पर आएगी, जो झील वगैरह हैं, तालाब हैं, ये सब चीजें फुल हो जाएगी। देखिए जब झीलों पर, तालाब पर या फिर नदियां, जो कि इसी बर्फ के पिघलने से जो नदियां निकल रही है यहां पर, तो इसका पानी दोबारा से वेपराइज होना प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से बादल बनेंगे और वो कहीं पर भी वर्षा कर सकते हैं। अब ये नदियों का पानी भी दोबारा से समुद्र के अंदर आ सकता है। उसके अलावा ये जो भूमिगत जल है जो कि भूमि के अंदर चला गया है, ये देखिए पेड़ पौधे इससे क्या करेंगे, अपनी जड़ों से अवशोषित करेंगे और पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे, जिससे भी क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं, जो जल वाष्प है, वो दोबारा से एनवायरमेंट में चली जाती है। तो जल चक्र है ये सारा। इससे पता चल रहा है कि देखिए जल की जो मात्रा है जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है। देखिए जल अब जैसे कि नदियां हैं दोबारा से यहीं चली जाएगी या कहीं भी जा सकती है, इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। यानी कि जल जो है, जल की यात्रा, जल देखिए यात्रा कर रहा है। यहां पर जल मंडल भी है, यहां पर देखेंगे स्थल मंडल भी है और वायुमंडल, इन तीनों के बीच में जल जो है वो विभिन्न अपने देखिए फॉर्म्स में मूवमेंट कर रहा है। यहां पर देखिए बर्फ के रूप में था, यहां पर देख रहे हैं जल वाष्प के रूप में है, यहां पर लिक्विड स्टेज में है। तो यही चीजें क्या कहलाएंगी, इसी को ही जल चक्र कहा जाता है। तो ये तो है जल के बारे में। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे बायोस्फीयर और इकोसिस्टम, यानी कि हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। तो देखिए अगर बात की जाए जैव मंडल क्या है, तो हम जैव मंडल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, कहीं पर देखिए जहां पर ये आप देख रहे हैं अर्थ सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है। उसके अलावा ये पानी वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर। उसके बाद में ऊपर देख रहे हैं आप एटमॉस्फेयर। इन तीनों से मिलकर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से मिलकर देखिए एक ऐसा वातावरण यहां पर बन रहा है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। यहां पर जीवन जीने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्या है, जीवन को यहीं पर जिया जा सकता है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है किसी भी जीवन के लिए। तो ये तीनों चीजें मिलकर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही है, बायोस्फीयर का निर्माण कर रही है, जिसे कि हम जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल के अंदर देखिए यहां पर पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे, यहां पर जीव जंतु भी मिलेंगे। तो इनके बारे में ही हमें डिस्कस करना है, जैव मंडल। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर के अंदर पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं। अब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरों की जरूरतों पर ये डिपेंडेंट है। जैसे कि देखिए जानवर है, यहां पर जानवर जब रेस्पिरेशन करेगा, जानवर या फिर इंसान है कोई, जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। अब जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है, ये जरूरी है प्लांट्स के लिए। अब प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करेंगे तो ये ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। तो ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है, हमारे लिए, जीवों के लिए। तो इस प्रकार से देखिए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि देखिए जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से कोई यहां पर घास है और कोई छोटा सा कीट, छोटा सा इंसेक्ट कीट क्या कर रहा है, इस घास को खाता है। इसको खाने के बाद देखिए इस कीट को, इंसेक्ट को फ्रॉग के द्वारा, मेंढक के द्वारा खा लिया जाता है। मेंढक को आप देखेंगे कि सांप के द्वारा खा लिया जाता है। सांप जो है इसको देखिए ईगल या फिर पीकॉक के द्वारा खा लिया जाता है। तो ये चीज आप यहां पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से वनस्पति और जो जानवर हैं उनके बीच में भी एक संबंध है, और जानवरों के बीच में भी देखिए किस प्रकार से एक संबंध बनता चला जा रहा है। यहां पर एक पूरी चैन निर्मित हो गई है और इसी चैन को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम इसी को कहा जाता है। तो ये आपने पढ़ा अभी जैव मंडल और इकोसिस्टम के बारे में। तो आपने क्या सीखा कि ये देखिए क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है, जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स हैं इंटररिलेटेड हैं। उसके अलावा ये इंटरडिपेंडेंट भी है,
इंटरडिपेंड है ये एक दूसरे के ऊपर। किस लिए? क्योंकि इनको जीवन जीना है। अगर जीवन जीना है तो उसके लिए क्या करना होगा? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये, उसके अलावा एक दूसरे से संबंधित भी है। यही चीज क्या है? इसी को ही इकोसिस्टम कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र भी आप समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं, जल चक्र भी था। इसके अलावा यहीं पर मैंने आपको बताया कि जो जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये चीज है। उसके अलावा देखिए हम पढ़ेंगे अब वनस्पति के बारे में। अगर वनस्पति वितरण की हम बात करें कि वनस्पति कहां कहां पर कैसी पाई जाएगी, वनस्पति वाले वीडियो के अंदर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहां पर देखिए फिर से पढ़ने वाले हैं वनस्पति का वितरण। वनस्पति वितरण, अगर वनस्पति के वितरण की बात की जाए कि भाई कहां कहां पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी, तो आप लोगों को पता है कि जो जलवायु है ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि निर्धारित करेगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। आप देखेंगे जो स्थल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, जो ठंडा क्षेत्र है, वहां की जो वनस्पति होगी वो अलग होगी। वहीं पर आप सारा जब मरुस्थल आपने पढ़ा था तो देखा था कि वहां पर जीरोफाइट नाम की वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति वहां पर अलग है। मैदानी भागों में देखेंगे तो अलग प्रकार की, जो भूमध्य रेखा के समीप जो क्षेत्र स्थित है, यहां पर बड़े बड़े वर्षावन पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भौतिक स्थिति है और वहां की जो जलवायु है, ये सब चीजें क्या करेगी? वनस्पति को प्रभावित करेगी। इसके अलावा देखिए जलवायु के अंदर ही जिस प्रकार से कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है, जो पेड़ पौधों की या फिर वनस्पति की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, ये किस चीज पर निर्भर करेगी? टेम्परेचर और वहां पर नमी कितनी है, इन चीजों पर निर्भर करेगी। क्या क्या बताया मैंने आपको? टेम्परेचर है और उसके अलावा नमी है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये सब इन चीजों के ऊपर निर्भर करेगी। तो देखिए किस प्रकार से भाई जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां पर क्या होगा कि बारिश ज्यादा होगी। अब बारिश ज्यादा होगी तो जो पेड़ पौधे हैं वो बड़े आकार के होंगे, अच्छी तरह से यानी कि फैले हुए होंगे, सघन होंगे। उसके अलावा अगर नमी अच्छी रहेगी तो भी क्या होगा? नमी यानी कि पानी के बारे में बात हो रही है, तो नमी अधिक, उसका मतलब कि पेड़ पौधे ज्यादा बड़े होंगे, सघन होंगे, फैले हुए होंगे। नमी कम होगी तो वहां पर किस प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे? जीरोफाइट, मरुद्भिद टाइप के, जहां पर बिल्कुल भी नमी नहीं होगी। और क्यों मिलेंगे? जैसे कि कैक्टस है, किसका एग्जाम? कैक्टस हो गया, किक्कर, खेजड़ी, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मरुद्भिद प्रकार के पौधों के। तो यहां पर देखिए अभी जानेंगे इनके बारे में भी। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वनस्पति की, वो टेम्परेचर और नमी के ऊपर डिपेंड करती है। किस प्रकार से, ये अभी हम लोगों ने समझा। उसके अलावा देखिए जहां पर नमी ज्यादा रहेगी या फिर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो देखिए जैसे कि जहां पर ये चीजें ज्यादा रहेंगी, टेम्परेचर और नमी ज्यादा रहेगा, यहां पर क्या होगा? देखिए कि प्लांट्स का जो साइज है, प्लांट्स का जो साइज है ये क्या होगा? बड़ा होगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी है, घनत्व है, ये भी ज्यादा होगा, सघन होंगे। और जहां पर ये चीजें कम होंगी वहां पर क्या होगा कि देखिए ये कम मात्रा में भी मिलेंगे, यानी कि इनकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो भी कम रहेगा। साइज की बात करें तो वो भी कम होगा। तो ये चीज यहां से आपने सीखी। यहां पर ये बात हुई, देखिए जहां पर टेम्परेचर और नमी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वर्षा जो है यहां पर बहुत ज्यादा होगी। वर्षावन जो हमने पढ़े थे, रेन फॉरेस्ट, समझिए वही चीज है यहां पर। तो ये चीज आपने समझी। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर की मध्यम वर्षा होगी, मीडियम रेन होगी। मध्यम वर्षा जहां पर होगी तो यहां पर क्या होगा? देखिए प्लांट तो होंगे लेकिन वो इतने बड़े नहीं होंगे जितने की ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में या फिर वर्षा वनों के अंदर पाए जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? पेड़ पौधे जो होंगे वो छोटे आकार के होंगे और जो घास के मैदान है वो बड़े पैमाने पर पाए जाएंगे। जब हमने विश्व के घास के मैदान के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है कि जो वर्षा है वो मीडियम यहां पर प्राप्त की जाती है, जिसकी वजह से यहां पर घास के मैदान डेवलप होते हैं। तो मध्यम वर्षा वालों में क्या मिलेगा? क्षेत्रों में छोटे पेड़ और उसके अलावा देखिए घास के मैदान यहां पर डेवलप होंगे। उसके बाद में तीसरे प्रदेश की बात की जाए तो वो ऐसा होगा कि जहां पर वर्षा का जो वितरण है वो बहुत ज्यादा कम होगा। ये चीज हमने पढ़ी थी सारा मरुस्थल के विषय में। उसके अलावा देखिए सारा मरुस्थल या जो भी ऐसे क्षेत्र जहां पर की वर्षा कम होती है, तो यहां पर क्या होगा? कम वर्षा,
जहां पर कम वर्षा है यहां पर क्या होगा कि जीरोफाइट्स या फिर मरुद्भिद टाइप की वनस्पति यहां पर मिलेगी। किस प्रकार की वनस्पति होंगी भाई, उनकी जड़ें जो हैं वो लंबी होगी ताकि वो जमीन के नीचे तक जाए और भूमिगत जल को प्राप्त करे। उसके अलावा पत्तियां जो हैं वो छोटी होंगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होंगी। पत्तियां जो है उन्होंने अपना रूपांतरण कर लिया होगा कांटों के अंदर, जिस प्रकार से कि नागफनी है, कैक्टस, इस प्रकार के। या फिर पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, जिस प्रकार से कि किक्कर का पेड़ देखा होगा, खेजड़ी वगैरह जो है, इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियां होंगी। तो किस प्रकार की हुई वनस्पति, जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति। उसके बाद देखिए अगर बात करें जो ध्रुवीय प्रदेश है, जो ध्रुवीय प्रदेश है यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ठंड मिलेगी। यहां पर भी ऐसी ही परिस्थिति है रेगिस्तान वाली कि यहां पर भी कम वर्षा होगी और हवाओं के अंदर नमी की मात्रा भी बिल्कुल कम होगी। उसके अलावा बर्फ से आच्छादित क्षेत्र रहेंगे। जो ध्रुवीय प्रदेश है, मिट्टी वगैरह नहीं होती तो वृक्षों के मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगी देखिए जैसे कि काई है आपका और लाइकेन, इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी जिसको कि टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में क्या मिलेगी, टुंड्रा वनस्पति। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यही है लाइकेन, उसके अलावा काई जो है, इस प्रकार की वनस्पति। तो देखिए अगर बात करें जंगलों को अगर हम डिवाइड करें तो दो प्रकार के जंगल आपकी इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। वैसे अन्य प्रकार के भी होते हैं लेकिन दो ऐसे बताए गए हैं। एक तो है जैसे सदाबहार वन। सदाबहार वन हम लोग पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। सदाबहार वन क्या है, ऐसे प्रदेशों में होंगे जहां पर की जो वर्षा का वितरण है वो बहुत ज्यादा होगा, साल भर में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश रहेगी। उसके अलावा देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में होते हैं। यहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता है, वाटर इवोपरेट ज्यादा होता है तो नमी भी ज्यादा रहेगी। उसके अलावा देखिए यहां पर वर्षा भी सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो वर्षा की वजह से जो सदाबहार वन है वो यहां पर डेवलप होंगे। उसके अलावा जो अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जो उपोष्ण क्षेत्र है यहां पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी कि ये वन किस प्रकार के होंगे, ये वन ऐसे होते हैं जो कि अपनी पत्तियों को नहीं गिराते। पत्तियों को गिराने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि नमी जो है वहां पर पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। तो देखिए एक तो हो गया आपका सदाबहार वन। उसके अलावा देखिए सदाबहार एवरग्रीन जो कि हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। उसके बाद दूसरा है पर्णपाती, डेसिडियस, पर्णपाती, ऐसे पेड़ पौधे जो कि भाई नमी के, जब नमी नहीं मिलती, हवाओं के अंदर नमी नहीं होती, शुष्क मौसम होता है तो ये पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन से जो पानी का लॉस हो रहा है प्लांट से उसको रोका जा सके। तो उसके बाद देखिए अब बात करें अगर प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स जो हैं ये हम लोगों को क्या क्या चीज देते हैं, कौन कौन सी चीजें प्लांट्स से हमें मिलती है। तो आपको पता है कि भाई कीमती लकड़ी है, गोंद है, जिस प्रकार से औषधीय पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां भी मिलती है उनसे, और फल फ्रूट, ना जाने दुनिया भर की सामग्री जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे कि फूड यानी कि सब्जी है, फल फ्रूट हो गई, इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। उसके बाद देखिए ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वनस्पति की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है ये क्या करते हैं, जीव जगत को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा जब हमने कल की क्लास में भूमि के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने में मदद करते हैं। क्या करेंगे, ये मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी संरक्षण बोल सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण करेंगे। उसके अलावा देखिए जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर वर्षा अधिक होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज होगा, भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा। तो और क्या करेंगे, देखिए अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके अलावा देखिए जो नट्स हैं, सूखे मेवे हो गए, इस प्रकार की चीजें, नारियल का पेड़, ओलिव का पेड़, सरसों का पौधा, ये सब क्या करते हैं, हमें तेल भी देते हैं, ऑयल देंगे। उसके अलावा जैसे कि किक्कर वगैरह हो गई, नीम हो गया, इनसे क्या गम प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि एकेशिया यानी कि किक्कर, इससे भी गम मिलता है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो जड़ी बूटियां हैं,
जो औषधीय पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, उनसे हमें प्लांट होगी। तो ये तो प्लांट्स के फायदे हैं, हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं। तो ये तो प्लांट्स के बारे में हुआ, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हुआ। अभी हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीवन के बारे में। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति से भाई ये जो जंगल बने हैं, यहीं पर ये किसका आश्रय होगा? यहां पर बहुत से प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाएंगे। तो देखिए, अगर वन्य जीवन की हम बात करें, वन्य जीवन, तो वन्य जीवन में भाई क्या क्या हो सकता है? वन्य जीवन में क्या क्या हो सकता है? एनिमल्स होंगे, एनिमल्स हैं आपके, और उसके अलावा बर्ड्स, जीव जगत में, उसके अलावा देखिए इंसेक्ट यानी कीट पतंगे, और उसके अलावा जो जलीय जीव है जिनको कि एक्वेटिक एनिमल कहा जा सकता है, ये सारे जीव क्या हैं? वन्य जीव के अंदर शामिल होते हैं। तो यहां पर देखिए, जो ये वन्य जीव मैंने आपको बताया कि भाई एनिमल्स जो हैं, इनसे हम क्या क्या चीजें प्राप्त कर सकते हैं? इनसे हमें देखिए दूध मिलता है, उसके अलावा मीट वगैरह हो गई, इनकी खाल से कपड़े भी बनाए जाते हैं, भेड़ के जो बाल हैं इससे ऊन बनाई जाती है। इस प्रकार के तमाम कार्य एनिमल्स के सहयोग से देखिए किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूध मिलेगा, मिल्क मिलेगा, मीट है, उसके अलावा देखिए जो इनकी त्वचा है उससे क्या किए जाते हैं भाई? जूते वूते भी बनाए जाते हैं, काफी सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे कि जो चमड़ा है, लेदर है, वो क्या है? जानवरों की खाल है, और उससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए, ये क्या बताया मैंने अब आपको? लेदर मिलेगा यानी कि चमड़े वगैरह हो गए, उसके अलावा जो ऊन है, वूल है, तो इस प्रकार की काफी सारी चीजें हमें जानवरों से प्राप्त होती है। तो ये आप देखिए, ये आपको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो वनस्पति थी वो एक संसाधन का काम कर रही है, उसके अलावा जो जीव है वो हमारे लिए संसाधन है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इतनी सारी चीजें मिलेगी तो क्या है? जीव बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके अलावा देखिए, अगर बात करें भाई हनी बी की, हनी बी क्या करेगी? मधुमक्खी से हमें क्या मिलेगा? मधुमक्खी से हमें शहद मिलेगा, हनी, शहद मिलेगा। उसके अलावा देखिए, मधुमक्खी जो है ये जो परागण होता है, पॉलिनेशन में भी मदद करती है। पॉलिनेशन में मदद करती है, यानी कि देखिए, जब फूल इस प्रकार से, ये नर फूल है, ये मादा फूल है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का जो कार्य करते हैं ये कीट पतंगे ही करते हैं। तो मधुमक्खी जो है वो बहुत सी वैरायटियों के लिए क्या करती है? ये पॉलिनेशन का काम करती है। जैसे कि मेल फ्लावर के ऊपर जब ये बैठेगी तो यहां से परागकण यहां से ले लिए जाएंगे और यहां पर जाकर फीमेल जो फ्लावर है उसके ऊपर छोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि रिप्रोडक्शन होगा और यहां पर इस फूल से फ्रूट बनने का काम होगा। तो मधुमक्खी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि जब देखिए मधुमक्खी का अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, जब मधुमक्खियां पृथ्वी से खत्म होगी तो क्या होगा? इंसान जो है वो अधिकतम 4 साल के लिए ही जिंदा रह सकता है, मानव का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी खाने पीने की, उसमें से अधिकतर जो चीजें हैं वो हनी बी के पॉलिनेशन द्वारा तैयार होती है। अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो ये सारी जो वैरायटी हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा देखिए, अगर बात करें बर्ड्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? बर्ड्स देखिए, ये जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट वगैरह को खाने का काम करेंगे। जैसे कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी कीट पतंगे हैं, इस प्रकार के कीट पतंगों को पक्षियों के द्वारा खा लिया जाता है। तो ये क्या करेंगे? इंसेक्ट्स को खाने का काम करेंगे। उसके अलावा देखिए, ये यानी कि किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं? डिकम्पोजर की भूमिका भी निभाते हैं। डिकम्पोजर यानी कि क्या? अब भाई जैसे कि कोई आप गिद्ध का एग्जाम्पल ले, वल्चर का एग्जाम्पल ले, तो ये क्या करेगा? जैसे कि कोई मरे हुए जानवर कहीं पर पड़ा हुआ है, मरा हुआ जानवर, तो ये क्या करेगा? उसको खाएगा। तो ये नेचुरल एक क्लीनर की भूमिका अदा कर रहा है यहां पर प्रकृति के लिए, यानी कि साफ सफाई का कार्य करता है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको? जैसे कि गिद्ध है यानी कि वल्चर, तो ये क्या है भाई? शोधक है यानी कि क्लींजर का काम कर रहा है। उसके अलावा ये स्क्वेंजर यानी कि साफ सफाई वाला ही होता है। जैसे कि
जो लोग सीवर वगैरह की सफाई करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को मैन स्क्वेंजिंग कहा जाता है, जो लोग गटर की सीवरों की सफाई करते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है, गिद्ध भी स्क्वेंजर है। ये क्या कर रहा है कि प्रकृति के अंदर देखिए, अब कोई मरा हुआ जानवर कहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं खेत खलियान के अंदर, तो गिद्ध क्या करेंगे, इसकी साफ सफाई का कार्य करेंगे। तो देखिए अब तो गिद्ध है नहीं भाई, विलुप्ति, लगभग विलुप्ति है गिद्ध। तो देखिए इसकी ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि गिद्ध की विलुप्ति का क्या कारण है। तो देखिए जैसे कि जानवरों को क्या है, बहुत से इंजेक्शन दिए जाते हैं भाई, दूध प्राप्त करने के लिए किसी भी कारण से जानवरों को काफी इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब जो इंजेक्शन है वो देखिए डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन या फिर इबुप्रोफिन के इनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो अब जैसे वो जानवर मर गया तो उसके अंदर भी ये जो केमिकल्स हैं जो कि इंजेक्शन के रूप में लगे हैं वो उसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो गिद्ध वगैरह जैसे भी उस जीव को खाता है तो इसकी जो किडनियां हैं वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से भाई ये गिद्ध भी मर जाता है। तो इसकी संख्या जो तेजी से कम हुई है गिद्ध की, इसका कारण यही है कि डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जानवरों को, उससे इनकी संख्या प्रभावित हो रही है। इसके बाद देखिए ये जितने भी जीव हैं, ये जीव जो पढ़ाए हैं ये नहीं, जो भी अन्य जीव हैं, कोई भी जीव, सब जीवों का अपना अपना महत्व है। जीव क्या है, जीव महत्वपूर्ण है, सभी जीवों का अपना अपना महत्व है। अगर एक भी जीव खत्म होता है तो पूरी की पूरी ये जो चैन हम देख रहे थे यहां पर, पूरी की पूरी चैन डिस्टर्ब हो सकती है। किसी भी जानवर की एक प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, दूसरी खत्म हो सकती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जीव महत्वपूर्ण है, जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था हनी बी का, एल्बर्ट आइंस्टीन का, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये जल के विषय में हुआ। उसके अलावा देखिए वनस्पति के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने वन्य जीवन के बारे में भी पढ़ा है। अब देखिए वन्य जो जीव है, वन्य जीवन है या फिर वन्य जीव है जो उसके अंतर्गत आएंगे जीव जंतु, अब इनके ऊपर किस प्रकार का खतरा है, क्यों ये कम होते चले जा रहे हैं और किस प्रकार से इस स्थिति से निपटा जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो देखिए अगर बात करें अब जो वन्य जीवों की जो कमी है, अगर कमी के कारणों की चर्चा की जाए, कमी के क्या क्या कारण है, तो देखिए पहला कारण तो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये भी देखिए कई कारण हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के भी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, जलवायु को प्रभावित कर रहा है। उसके अलावा भाई पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। अब कहीं पर अच्छा खासा फॉरेस्ट है, वहां पर वर्षा अधिक होती है, अगर उन जंगलों को काट दिया जाए तो वहां पर वर्षा जो है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो अब उसकी जो जलवायु है धीरे धीरे वो यानी कि प्रभावित होना प्रारंभ होगी। भाई पानी की कमी, ऊपर से जो हवाएं होंगी उनके अंदर भी इतनी नमी नहीं होगी, तो जलवायु जैसे चेंज होगी तो ये सबके लिए हानिकारक है। जैसे कि वनस्पति का भी विनाश हो सकता है इसके द्वारा, और वन्य जो जीवन है, अगर वनस्पति खत्म हो गई तो वन्य जो जीव है उनका तो आश्रय ही यही है, घर ही यही है। जो वनस्पतियां होती है इनसे बना हुआ जंगल, तो ये जो वन्य जीव हैं ये भी कम होते चले जाएंगे। इसके अलावा देखिए दूसरा कारण क्या है कि भाई ह्यूमन मेड है, यानी कि इंसानों के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, वन की कटाई कर रहे हैं। वन की कटाई, नुकसान वही है सेम कि जो वन है प्राकृतिक आवास है वन्य जीवों का, अगर कटाई करेंगे तो वो खत्म होते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए अब यानी कि वनों की कटाई से वन्य जीवों का जो घर है वो एक तरीके से खत्म हो गया, रहने के लिए अब उनके पास आवास नहीं है। तो इसी के चलते देखिए बहुत से जानवर या तो विलुप्त हो चुके हैं या बहुत से विलुप्ति के कगार पर भी हैं। तो देखिए यहां पर अगर बात करें विलुप्त, कुछ तो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, और कुछ क्या है, विलुप्ति की कगार पर हैं। अब जो विलुप्त हो गए उनको तो एक्सटिंक्ट कहेंगे, और जो कगार पर है वो एंडेंजर्ड है, यानी कि वो समाप्ति के कगार पर हैं, किसी भी पल वो समाप्त हो सकते हैं। तो देखिए अगर विलुप्त हो चुके कुछ एग्जाम्पल लें हम, तो देखिए एक है होपिया शिनकेंग। ये हिमाचल प्रदेश में एक पेड़ का प्रकार था जो कि अब विलुप्त हो चुका है। उसके अलावा अगर जीव का उदाहरण ले तो देखिए एक सफेद रंग का गैंडा हुआ करता था जो कि अब पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, कहीं भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात की जाए, ऐसी प्रजातियां जो कि
विलुप्ति की कगार पर हैं। तो देखिए जिसके अंदर की ये आप देखेंगे बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर है, उसके अलावा जो हमारे शेर हैं, एशियाटिक लायन है, ये सब क्या है, विलुप्ति की कगार पर हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये। जैसे कि मैंने आपको बताया बंगाल टाइगर, उसके अलावा देखिए स्नो लियोपर्ड, और देखिए नीलगाय। नीलगाय एक पाई जाती है प्रमुखता से जंगलों के अंदर। तो नीलगाय वगैरह ये सब क्या है, विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर इनका संरक्षण ना किया गया तो धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो जाएगी। सिर्फ फोटो के अंदर ही देखने के लिए चीजें जीवित रह पाएगी। फोटो के अंदर ही बता पाएंगे कि भाई कभी इस प्रकार का एक जीव हुआ करता था, टाइगर नाम का, इस प्रकार से वो दिखाई देता था। तो इसलिए संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कारण ही चल रहे हैं अभी कमी के। इसके अलावा देखिए कारण क्या है, शिकार इंसानों के द्वारा। अब भाई इंसान ही है हर जगह, फसाद की जड़ जो भी हो रहा है सब इंसानों की वजह से हो रहा है। पानी का जो भाई गंदा हो रहा है इंसानों की वजह से, भूमि पड़ा था उसका कारण भी इंसान, उसके अलावा मिट्टी को भी खराब कर रहा है। यहां पर वनस्पति के ऊपर भी इंसान अपने अपने नए नए प्रयोग कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है। यहां पर भी देखिए शिकार के माध्यम से भी। अब शिकार कोई इंसान भाई क्यों करेगा, उसको क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए जानवरों की खाल। जानवरों की खाल चाहिए उसको, कई चीजें उससे बनानी है उसको। जानवरों की खाल है, उसके अलावा देखिए सींग। सींग जैसे कि हिरण के सींग हो गए, उसके अलावा भाई एक सींग वाला जो गैंडा है उसका सींग, उसका सींग वो बनाएंगे उसकी दवाई की। इसकी जो दवाई बनेगी वो काफी पावरफुल होती है। उसके अलावा जो हिरण वगैरह के सींग हो गए, ये क्या करेंगे, घर में सजावट के लिए। जिस प्रकार से पुरानी भूत की फिल्मों में हिरण का मुंह लगा रहता है ना, वो दिखाते हैं भाई रात के टाइम में हिरण के सींग वगैरह रहते हैं। तो इस प्रकार से सजावटी लोग क्या करेंगे, दीवारों पर लगाएंगे हिरण के सींग, ताकि घर को अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो खाल है, सींग है, इसके अलावा भाई कई जीवों के नाखून भी, जैसे कि मोर वगैरह को मार देते हैं, उसके नाखून से कुछ मेडिसिन वगैरह बनानी, इस प्रकार से। उसके अलावा देखिए बस यही चीजें हैं। और यानी कि फर वगैरह हो गए, उनके जो बाल वगैरह होते हैं उनके लिए भी मारा जा सकता है। तो शिकार जो इस प्रकार से किए जाएंगे। और महत्वपूर्ण है जैसे कि देखिए दांत, सबसे महत्वपूर्ण, हाथी दांत के लिए ना जाने कितने ही हाथियों को मार दिया जाता है। तो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए क्या किया है, वन्य जीवों को खत्म करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। और वो तब तक नहीं बैठेगा जब तक कि ये सब चीजें विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो ये तो इसके कारण थे। अब अगर बचाव की बात की जाए कि वन्य जीवों का या फिर वनस्पतियों का किस प्रकार से हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, तो यहां पर बात होगी अब संरक्षण की। तो संरक्षण कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वन लगाने चाहिए। वन जो है वो देखिए हर एक चीज के लिए एक क्योर होने का काम करता है। अगर वन रहेंगे तो भूमि भी अच्छी रहेगी, मृदा भी अच्छी रहेगी, जल भी अच्छा रहेगा, वनस्पति भी अच्छी रहेगी और जीव जंतु भी अच्छे रहेंगे। उसके अलावा हम लोग जो इंसान है वो भी अच्छे रहेंगे। पता नहीं वन क्यों नहीं लगाए जाते लोगों के द्वारा, पेड़ पौधे वृक्षारोपण। वन जो है हर चीज की दवा है। तो क्या करेंगे, अगर वन्य जीवों का संरक्षण करना है तो अधिक से अधिक मात्रा में वन लगाएंगे, ताकि उनको एक प्राकृतिक आवास मिल सके और वो सरवाइव कर सकें। वन लगाएंगे। उसके अलावा देखिए जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क है वो, जैसे भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इन चीजों को स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि जिन जानवरों का प्राकृतिक आवास छिन चुका है, अगर जगह पर ये चीजें बना दी जाए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इससे क्या होगा, इनको संरक्षण प्राप्त होगा। संरक्षण प्राप्त होगा, प्लस में जो लोग इनका शिकार कर रहे हैं, जो पोचिंग कर रहे हैं, उससे भी इनको बचाव मिलेगा, जानवरों को राहत मिलेगी। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं स्थापित करनी चाहिए। उसके अलावा देखिए क्या है, जन जागरूकता अभियान, लोगों की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए सरकार के माध्यम से, ताकि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सके कि वो अधिक से अधिक मात्रा के अंदर पेड़ लगाएं।
उसके अलावा देखिए जो वन्य जीव है इनका किसी भी चीज के लिए शिकार वगैरह ना करे, इनको ना मारे। तो ये चीजों के इससे क्या करना होगा, लोगों के अंदर इस प्रकार की जागरूकता लानी होगी। और इसके अलावा देखिए जो वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण के लिए जैसे कि वन महोत्सव टाइप की चीजें हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वन महोत्सव, इसमें क्या किया जाएगा, लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। तो देखिए वन महोत्सव की अगर बात करें तो ये कब बनाया जाता है, देखिए जुलाई में फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह के अंदर ये बनाया जाता है। और ये किसने प्रारंभ किया था, 1960 के अंदर देखिए जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, के.एम. मुंशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है वन महोत्सव कब बनाया जाता है, उसके अलावा किसके प्रयासों से। प्रयास तो जैसे कि और भी लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, उसके अलावा भी, लेकिन ये यानी कि उस समय इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, के.एम. मुंशी के द्वारा। तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा देखिए जितने भी हमारे देश हैं, क्या इन्होंने मिलकर भी कुछ किया है इनके लिए, जो भाई पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, जो वन्य जीव हैं, इनके बारे में कुछ किया है? तो बिल्कुल किया है। सभी देशों ने मिलकर देखिए एक कन्वेंशन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साइट्स, CITES, इसकी फुल फॉर्म देखिए पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है बहुत से एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म है देखिए द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो कि एंडेंजर्ड है, विलुप्ति की कगार पर है, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा। अब ये फोना और फ्लोरा क्या है, तो फ्लोरा यानी कि वनस्पति को भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लोवर से याद रखें तो पेड़ पौधों से संबंधित हो गया। फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे, और ये जो फोना है इसका मतलब होता है वन्य जीव ही जीव जंतु, ठीक है। तो ये है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा। तो ये देखिए कब किया गया था, 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 1975, 1 जुलाई 1975 से ये लागू हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, पेड़ पौधों की और जानवरों की, इनका जो अवैध व्यापार होता है, ये चीजें नहीं की जाएगी ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। तो देखिए भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये आज का टॉपिक था। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम था देखिए भूमि के बारे में हमने पढ़ा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन। तो ये टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर समझ ना आया हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।